Second year chemistry. Today we will discuss the third lecture of chapter 12, environmental chemistry. So and this will be the last lecture of this chapter. और आज ये chapter हमारा complete हो जाएगा. तो 3 lectures में 3 क्लासों में तो आज भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. रिएक्शंस वगैरह नहीं, आप देख सकते हैं बोर्ड पर रिएक्शंस नहीं है हमारे पास. ठीक है, कोई डेरिवेशन न्यूमेरिकल टाइप पे कुछ नहीं है, बस कुछ फैक्ट्स हैं वो समझ लेंगे. ठीक है, तो इसके बाद बस हमारा एक लास्ट चैप्टर बचेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो बस वो भी छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा. तो हमारा कोर्स ओवरऑल सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को जो न्यू बुक आई थी साल 2023 में, तो वो कंप्लीट हो जाएगी. और रिलेटिवली इजी बुक थी, तभी जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगी. तो अगरचे नंबर ऑफ़ चैप्टर्स बढ़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद चैप्टर्स छोटे थे, इसलिए आसान था. पिछले बुक में चैप्टर तो 11 थे, लेकिन बड़े बड़े थे, तो इसलिए आज चैप्टर तो बढ़ गए, लेकिन आराम से इसलिए हो गया कि छोटे छोटे टॉपिक्स कर दिए गए. तो आज हम जो है वो लेक्चर डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द थर्ड लेक्चर फॉर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. माहौलियाती कीमिया को हम डिस्कस कर रहे थे, और आज हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. बस इससे पहले हमने जो 2 क्लास की, लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो वो एयर पॉल्यूशन पर थी, फ़िज़ाई आलूदगी पर थी, हवा की आलूदगी पर थी कि हवा किस तरह से आलूदा होता है, किस इम्पैक्ट से होता है, और जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, वो किस तरह से नुकसान पहुंचाता है इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, फसलों को. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पानी की आलूदगी से क्या नुकसान होते हैं, या फिर वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होती है. इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन, आबी आलूदगी या पानी की आलूदगी हम इसको कह सकते हैं. तो एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर विच अफेक्ट्स द लाइफ एडवर्सली इसको नोन एज वाटर पॉल्यूशन. तो ये डेफिनेशन होगी वाटर पॉल्यूशन की कि कोई ऐसी अनचाही तब्दीली पानी की क्वालिटी में जो मुतासिर करती है ज़िंदगी को बुरी तरह से, एडवर्सली मतलब बुरी तरह से या ख़राब अंदाज में, उसको वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है. कि जो पीने का पानी है, साफ़ पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग हो जाए, कोई ऐसी तब्दीली हो जाए जिसकी वजह से अगर आप उस पानी को पी लें और आपकी हेल्थ पे ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स पड़े, आपकी हेल्थ पर, आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा उसको जो है वो मुज़िर साबित हो आपकी सेहत के लिए वो चीज़, तो इस तरह की चेंजिंग पानी की वाटर पॉल्यूशन कहलाती है. मतलब पानी का आलूदा हो जाना, पानी का पॉल्यूटेड हो जाना, पानी को ख़राब हो जाना, कि कोई भी इंसान या जानवर उस पानी को पिए तो बीमार पड़ जाए, वाटर बॉर्न डिजीज़ का शिकार हो जाए. तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, पानी की आलूदगी. ये सिंपल डेफिनेशन है, थोड़ा वर्ड आगे पीछे करके खुद से ही बना सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स भी इसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट. तो पॉल्यूटेंट किससे कहा जाता है, मतलब जो चीज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है उसको पॉल्यूटेंट कहा जाता है. तो टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, तो वाटर पॉल्यूटेंट या वाटर पॉल्यूशन हमारे पास 3 तरह की होती है. दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड्स, एक होती है सेडिमेंट्स, और एक होते हैं डिसॉल्व्ड सॉलिड. 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरह की आलूदगी पानी के अंदर मौजूद होती है, या सस्पेंडेड सॉलिड, या सेडिमेंट्स, या डिसॉल्व्ड सॉलिड्स. क्या डिफरेंस होता है इनमें, क्या फ़र्क होता है. एक तो सस्पेंडेड सॉलिड होता है. सस्पेंडेड सॉलिड जो मतलब सस्पेंडेड रहते हैं, कि उसके अंदर भी पानी के अंदर कोलॉइड की सूरत में. तो जैसे कि अगर हमारे पास बीकर ऑफ वाटर है, पानी है, और पानी के अंदर अगर कुछ पार्टिकल्स इस तरह से सस्पेंडेड हैं उसके अंदर, मतलब नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे बट इधर उधर जमे हुए हैं. तो जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, कोलॉइड के अंदर ऐसा होता है. ठीक है, तो कोलॉइड के अंदर पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं. तो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स सच एज डस्ट, कोल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स etc विच रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर एज कोलॉइड आर कॉल्ड सस्पेंडेड सॉलिड. अगर पानी के अंदर कुछ ऐसे सॉलिड्स मौजूद हैं जो सस्पेंशन की हालत, सस्पेंडेड हालत में कोलॉइड बनाए हुए, जैसे कि डस्ट हो सकता है, धूल, इसी तरह से कोल हो सकता है, कोयले के पार्टिकल्स, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जरासीम वगैरह होता है ना, वो सस्पेंडेड होते हैं पानी में, मतलब वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो ऊपर से नीचे तक हर तरफ होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, कुछ डस्ट भी आ सकता है, कोल भी आ सकता है. तो एक तो ये इस टाइप की पॉल्यूशन होती है जो सस्पेंडेड होती है. एक होती है सेडिमेंट. सेडिमेंट क्या होता है, जो सेटल डाउन हो जाती है सस्पेंशन की सूरत में. जैसे कि ये हमारे पास अगर पानी है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं सॉलिड में, अगर वो इस तरह से सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए सारी, तो वो कहलाएंगे सेडिमेंट. ठीक है, तो द पार्टिकल्स सच एज सैंड, क्ले विच सेटल डाउन टू द बॉटम आर कॉल्ड सेडिमेंट. वो सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि सैंड हो गया मतलब रेत, या क्ले होगी, क्ले मतलब लाइक क्ले किसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी,
ये चिकनी मिट्टी वगैरह जो क्या हो, जब पानी में मिले तो पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो उसको कहा जाता है सेडिमेंट। ये भी एक पॉल्यूटेंट होता है जो पानी में सस्पेंडेड नहीं होता लेकिन सेटल डाउन होता है। तो याद रखिए सस्पेंडेड सॉलिड और सेडिमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है दोनों सॉलिड्स। और तीसरे एक और सॉलिड होते हैं जिनको कहा जाता है डिजॉल्व सॉलिड। अब डिजॉल्व सॉलिड क्या होंगे, वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। अब अगर आप इसको बीकर के अंदर देखोगे ना, तो ये तो आपको ऐसा बिल्कुल क्रिस्टल वाटर जैसे ही लगेगा, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड है हो गया, वो डिजॉल्व हुआ है इसके अंदर है, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा दिस इज कॉल्ड डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है। तो मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। हम जानते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो पानी में हल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक दोनों जो कि दोनों पानी में हल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मिनरल, सॉल्ट, मेटल, कैटाइन लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड एनाइंस सच एज दिस। मतलब कि हमारे पास जो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाए, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन से जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो मिनरल्स हो सकती हैं, मादनियात जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, नमकियात वगैरह, ठीक है। और मेटल कैटाइंस हो सकते हैं, मेटल के पॉजिटिव आइन हो सकते हैं, बहुत सारे आइन डिजॉल्व होते हैं पानी के अंदर, जैसे कैल्शियम +2 आइन, मैग्नीशियम +2 आइन, सोडियम +1 आइन, पोटेशियम +1 आइन, ये भी तो पानी के अंदर होते हैं डिजॉल्व आइंस। इसी तरह से एनाइंस भी होते हैं, एनाइंस मतलब नेगेटिव आइंस, जैसे क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये डिफरेंट सॉल्ट की सूरत में, मिनरल्स की सूरत में पानी के अंदर डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डिजॉल्व जो सॉलिड है ये इनऑर्गेनिक कहलाता है। इनऑर्गेनिक में याद रखिएगा कि सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है, मिनरल डिजॉल्व हो सकता है, सॉल्ट के अंदर कैटाइन एनाइन दोनों ही होते हैं, सिंपल कैटाइंस भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं, ये तो पता है। ऑर्गेनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। मतलब कि जब कोई जानवर मर जाए, कोई मछलियाँ वगैरह मर जाएँ, या फिर पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर, जब वो मर जाते हैं तो डिकम्पोजिशन होती है उनकी, तो उनके डिकम्पोज होने से क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वजूद में आते हैं, जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो ऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। तो डिजॉल्व सॉलिड दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो कि लाइक जो सॉल्ट वगैरह हो, जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और एक जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो बड़ी आसान बेसिक सी बात है कि वाटर पॉल्यूशन जो है ना वो तीन चीज़ों की वजह से हो सकती है, या पानी के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर साफ़ पानी है तो सिर्फ लिक्विड होगा, सॉलिड तो होना ही नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर सॉलिड है तो उसके अंदर पॉल्यूटेंट है, वो तीनों तरह का हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, डिजॉल्व सॉलिड हो सकता है, सेडिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी, सही है। पढ़ा होगा आपने, ये सारे वर्ड सुने होंगे, तो ये ईजी बातें हैं, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक समझ आ गई बात। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर एनालिसिस, कि वाटर की एनालिसिस किस तरह से की जाती है, वेस्ट वाटर की एनालिसिस किस तरह से की जाती है। होता है वेस्ट वाटर किससे कहा जाता है, वेस्ट वाटर जिसको हम एफ्लुएंट भी कहते हैं। वेस्ट वाटर वो वाटर होता है, वो पानी होता है जो इंडस्ट्री से डिस्कार्ड किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी होती है ना बेटा, फैक्ट्री, उन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि उसमें से जब पानी जो होता है, जब वो डिस्कार्ड किया जाता है गंदा पानी, तो उसको एनालिसिस करके, उसको चेक करके, उसको फिर क्या एनालाइज किया जाता है, तो पूरी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जाती है। तो पानी के तो इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं, जिसको एफ्लुएंट भी कहा जाता है, तो उस एफ्लुएंट को या वेस्ट वाटर को जब वो इंडस्ट्री से बाहर निकलता है तो उसको एक ट्रीट करके, मतलब उसकी चेकिंग करके उसको पानी में फेंका जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो जाकर दरियाओं में जाकर मिल जाता है। अब दरियाओं में जाकर, जाहिर सी बात है गंदा पानी है, भले इंडस्ट्री से निकल जाए, अब दरियाओं में भी जाएगा तो इंसान उस पानी को पीता है, या फिर उसमें मछलियाँ रहती हैं तो उनकी लाइफ को ख़तरा होगा। तो क्या की जाती है बेटा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जाती है, वेस्ट वाटर एनालिसिस की जाती है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है। उसके अंदर वो 4 तरह के अलग अलग टेस्ट करते हैं, उसके बाद डिस्कार्ड करते हैं। सबसे पहला तो फिज़िकल टेस्ट किया जाता है। फिज़िकल टेस्ट में हम उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब चेक करते हैं कि क्या टेस्ट है उसका, क्या और कलर, क्या रंग है उसका, क्या ऑर्डर मतलब क्या उसकी स्मेल है। केमिकल टेस्ट की जाती है। केमिकल टेस्ट में पीएच को चेक करते हैं कि उसके पीएच क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है जो मछलियों को नुकसानदा हो, टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है उसके अंदर, जहरीले केमिकल्स, ये चेक करते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, चेकिंग ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस किसे कहते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो जो है वो बैक्टीरियाज वगैरह, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ वगैरह, जो क्या करते हैं आपकी, जो लाइक आपको बीमार कर देते हैं, तो उनको कहा जाता है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस को चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा जरासीम वगैरह तो नहीं है
पानी के अंदर। इस तरह ऑर्गेनिक टेस्ट किए जाते हैं। ऑर्गेनिक टेस्ट में क्या होता है, दीज टेस्ट आर परफॉर्म टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज पेट्रोल, बेंजीन, टोलुइन, ईटीसी। ऑर्गेनिक टेस्ट के अंदर ये चेक किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड की प्रेजेंस तो नहीं है। पेस्टिसाइड जो है वो हार्मफुल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। इसी तरह से वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो उसके अंदर कोई मौजूद नहीं है, जैसे कि पेट्रोल, बेंजीन, टोलुइन वगैरह। ये भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आप जानते हैं। ये कैंसर कॉज करते हैं, इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है, जानवरों के लिए भी है, मछलियों के लिए भी है। तो वेस्ट वाटर में इसको एनालिसिस कहा जाता है कि जब भी इंडस्ट्री से पानी को वेस्ट किया जाता है, हर बड़ी फैक्ट्री और कंपनी के अंदर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो उस वेस्ट वाटर को क्या किया जाता है, उसको पहले इन 4 तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है। फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट और ऑर्गेनिक टेस्ट। जिसके नतीजे में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि भाई अब वो सेफ़ है कि नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दें। ऐसा नहीं कि जहर आलूद पानी हम डाल के जो है ना वो फेंक देते हैं। चूँकि पूरा जो एफ्लुएंट निकल रहा होता है उसको चेक भी किया जाता है, उसको चेक होती है, उसकी ऑडिटिंग होती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें जो है वो फेंकी जा रही हैं दरिया के अंदर, जिससे तो इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, मछलियों को, सबको नुकसान पहुँचेगा। तो ये कहलाती है वेस्ट वाटर एनालिसिस। जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है उसके एनालिसिस करते हैं। तो 4 तरह के एनालिसिस अच्छे से बना है। फिजिकल टेस्ट है, कलर टेस्ट वगैरह ये सब चेक करेंगे, ऑर्डर वगैरह। केमिकल टेस्ट में हम उसके अंदर चेक करेंगे टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है, पीएच चेक करेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब पैथोजेंस को चेक करेंगे, जो बीमार करने वाले जरासीम है। और ऑर्गेनिक टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लाइक उसके अंदर हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को चेक करेंगे, पेस्टिसाइड्स वगैरह को, या फिर उसके अंदर हम चेक करेंगे लाइक के कोई बेंजीन, टोलुइन, पेट्रोल, इस तरह के कोई वोलेटाइल कंपाउंड्स तो नहीं है जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित होते हैं, जानवरों के लिए, ठीक है। तो मसला समझ में आ गई बात। वेस्ट वाटर एनालिसिस को कहा जाता है। इसमें भी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जस्ट आप इसको फैक्ट्स को जहन में रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस मतलब क्या कि जो पीने का पानी होता है उसकी एनालिसिस करने के क्या पैरामीटर होता है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर के एक तो भाई तो मैंने वेस्ट वाटर जैसे बताया ना भाई, तो ड्रिंकिंग वाटर वो पानी जो हम पीते हैं, अब उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसकी ख़ास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो उस वक्त जब अगर होंगी तो क्या होगा कि पानी को पीने के लायक होगा, पानी पीने के लिए साफ़ होगा। तो एक इदारा है जैसे कि आप जानते हैं WHO, यस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि उन्होंने एक पैरामीटर्स बनाए ड्रिंकिंग वाटर के, कि पानी जो पीने का साफ़ पानी होगा उसके अंदर ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए 4 तरह की। तब जाकर क्या होगा कि वो जो वाटर है तो वो पीने के लायक होगा, इट इज़ अलाउड टू ड्रिंक। वो 4 चीज़ें बड़ी आसान सी, जस्ट यू नीड टू डिस्कस इट। तो फर्स्ट तो आपका pH है, पानी का pH कैसा। वैसे पानी का pH 7 होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 7 pH वाला पानी पिएँ, थोड़ा 7 से कम नहीं, ऊपर ज़्यादा हो सकता है। तो pH जो पानी का 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। मतलब स्लाइटली एसिडिक हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है। मतलब 6.5 से कम, 8.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ नॉर्मल रेंज ऑफ pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो WHO ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आलमी सेहत की तंजीम ने, कि भाई यही पानी है जो पीने लायक होता है। अगर इससे कम pH है या इससे ज़्यादा है तो फिर वो पानी ख़तरनाक है पीने के लिए। मतलब जब भी वाटर टेस्ट किया जाता है किसी भी कंट्री का तो ये सारे पैरामीटर्स पर ही चेक किया जाता है। टर्बिडिटी, टर्बुलेंस इसको हम कहते हैं। टर्बिडिटी कहा जाता है ना, जैसे कि धुंधलापन पानी के अंदर, क्लाउडिनेस वाटर के अंदर, उसको टर्बिडिटी कहते हैं। जैसे पानी, गदला पानी जिसको कहा जाता है ना भाई, जैसे आता है कभी कभार ब्राउन टाइप का। तो इट्स इज द क्लाउडिनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पानी के अंदर क्लाउडिनेस आती है, धुंधलापन आता है, गदलापन आता है, उसके अंदर क्लाउडिनेस आती है। एक होता है ना प्योर वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख पाते हो, आर पार नहीं देख पा रहे, अगर वो थोड़ा सा वाइट या ब्राउन टाइप का उसके अंदर जो है ना वो कलर शेडिंग आ रही है पानी के अंदर, तो उसके अंदर टर्बिडिटी है। तो अब टर्बिडिटी की वजह से क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है पानी गंदा हो जाता है। तो WHO कहती है इट मस्ट बी लेस देन 5 टर्बिडिटी यूनिट्स। मतलब उन्होंने यूनिट्स बनाई हुई है टर्बिडिटी की 1 से लेकर 10 तक, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्केल बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई 5 टर्बिडिटी यूनिट से कम होनी चाहिए। 5 या उससे ज़्यादा अगर हो जाती है टर्बिडिटी पानी की, इतना ज़्यादा गदला है वो, तो उसको फिर पिया नहीं जा सकता। हल्का गदला पानी आप पी सकते हैं, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं। कभी कभार आता है ना नल में ऐसा पानी आ जाता है जो हल्का सा ब्राउन टाइप का होता है, तो हल्का सा कलर चेंज होता है, लेकिन तो उसको पी जाते हैं। लेकिन इसमें चूँकि वो मिट्टी जैसी कोई चीज़, उसमें हल्के सा कलर शेड आ रहा होता है,
तो उसको पी लें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं आता है, मतलब उसकी मतलब टर्बिडिटी स्केल के अंदर 5 से कम है। और कहीं बहुत ज़्यादा गदला पानी होता है, मतलब डार्क शेड सार होता है पानी के अंदर, तो उसको 100% आप नहीं पी सकते, टर्बिडिटी ज़्यादा उसकी है। लेस टर्बिडिटी वाटर पी सकते हैं, वैसे बेहतर है कि ट्रांसपेरेंट पिया जाए, इसकी टर्बिडिटी लेवल बहुत 0 या 1 हो, ठीक है। इसके बाद TDS, तो TDS कहा जाता है, TDS अक्सर जो RO प्लांट्स वगैरह चलाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का, मतलब लाइक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जिन जगह वो चल रहा होता था, वो TDS मीटर लगा होता है उसके अंदर, अगर आपने कभी देखा हो। तो TDS किससे कहा जाता है? TDS कहते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो जैसे मैंने बताया ना कुछ चीज़ें, ये तो टर्बिडिटी आती है किसकी वजह से? सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से टर्बिडिटी आती। और जो TDS आता है तो वो किस वजह से आएगा भाई? ये आएगा लाइक मतलब डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से, जो चीज़ें डिजॉल्व हो गई हैं। तो इट मस्ट बी बिलो 600 मिलीग्राम पर लीटर। जो डिजॉल्व सॉलिड होने चाहिए TDS वैल्यू 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम, मतलब 1 लीटर में 600 mg से कम डिजॉल्व सॉलिड्स होने चाहिए। अगर 600 mg से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो पीने के लायक नहीं है। जैसे खारा पानी होता है, कुएं से निकलने वाला पानी होता है, उसको 600 से ज़्यादा होती है TDS, तो क्या होता है कि फिर उसको फिर पिया नहीं जा सकता। लेकिन एक ख़ास हद तक नमकियात वगैरह उसके अंदर है, खारा पानी है, खारापन है, तो उसको पी सकते हैं। तो उसकी लेवल बताइए WHO ने कि 600 ग्राम पर ml पर लीटर, सॉरी 600 ग्राम पर लीटर जो है ना वो इतना तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम जितना उतना अच्छा है, पानी उतना ज़्यादा साफ़ है, ठीक है। TDS कहते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। लास्ट है क्लोरीन रेजिड्यू, बचा हुआ क्लोरीन। रेजिड्यू मतलब जो चीज़ एंड में बच जाती है, तो क्लोरीन रेजिड्यू, बचा हुआ क्लोरीन। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन को जब पानी में डाला जाता, पानी में हम क्लोरीन को ऐड करते हैं क्लोरीनेशन करने के लिए, ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, स्टरलाइजेशन करते हैं ना, अभी तो पता ही होगा आपको, पानी को स्टरलाइज करने के लिए उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए क्लोरीन गैस गुजारते हैं, तो वो स्टरलाइज कर देता है वाटर को, मतलब उसके अंदर से जम्स वगैरह की किलिंग कर देता है, जम्स वगैरह मर जाते हैं। लेकिन क्लोरीन खुद भी क्या होता है? टॉक्सिक होता है, हमारे लिए भी टॉक्सिक है, ये तो आप जानते हैं, तभी सैटानिक एलिमेंट कहा जाता है क्लोरीन को, शैतानी एलिमेंट। तो क्लोरीन जो है वो खुद टॉक्सिक होता है बज़ाहिर, वो खुद एक जो है वो जहरीला होता है। तो पानी के अंदर डाला तो जाएगा, लेकिन ये भी देखा जाता है कि पानी के अंदर से वो निकल भी जाए पूरी तरह से। अगर क्लोरीन पानी के अंदर बचा रह गया या मौजूद रह गया तो ज़ाहिर सी बात है उसको पीने के बाद इंसान के अंदर भी बुरे असरात मुरतब होंगे उसके, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन रेजिड्यू, बचा हुआ क्लोरीन। तो क्लोरीन रिमेन्स इन वाटर आफ्टर क्लोरिनेशन इज कॉल्ड क्लोरीन रेजिड्यू, मतलब पानी की क्लोरिनेशन करने के बाद जो क्लोरीन पानी के अंदर बचा रह जाता है उसे कहा जाता है क्लोरीन रेजिड्यू। क्लोरीन का रेजिड्यू या क्लोरीन का बचा हुआ जो पार्टिकल है या बचा हुआ जो गैस है, जो किसके अंदर मौजूद है बेटा? इसके अंदर, पानी के अंदर। तो इट मस्ट बी लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। और उसके बारे में WHO ने क्या स्टैंडर्ड बनाया है कि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, मतलब हद से हद 0.2 मिलीग्राम होना चाहिए 1 लीटर पानी के अंदर। उससे ज़्यादा अगर क्लोरीन रेजिड्यू मौजूद है तो वो पानी जहरीला है, उसको पी नहीं सकते आप, फिर आपके बीमार हो जाएंगे उसको पीकर आप। तो ये 4 चीज़ें बेटा जो कि WHO ने रिकॉग्नाइज़ किए कि अगर पानी को चेक करने के साफ़ है कि नहीं है, तो ये 4 तरह से चेक किया जाता है कि उसका pH चेक करते हैं, उसकी टर्बिडिटी चेक करते हैं, उसका TDS चेक करते हैं, उसकी क्लोरीन रेजिड्यू चेक करते हैं। अगर ये 4 चीज़ों में पानी अगर इस लेवल पे उतरता है, इससे कम पे, तो मतलब वो पानी पी सकते हैं। किसी पे नहीं उतरता, इसका मतलब कि वो पानी जो है वो सही नहीं है पीने लायक, और वो पानी डिस्कार्ड किया जाएगा, वो उसमें पॉल्यूटेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद है। बस समझ में आ गई? तो ये दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनालिसिस, किस पैरामीटर पर ड्रिंकिंग वाटर को, पीने के पानी को चेक किया जाता है। कोई मसला? तो कुछ वैल्यूज़ है MCQs में भी आ सकती हैं, याद रखिएगा कि pH कितना होना चाहिए, टर्बिडिटी 5 यूनिट्स होनी चाहिए, TDS की वैल्यू 600 ग्राम पर लीटर होनी 600 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, क्लोरीन रेजिड्यू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, इससे कम। तो अगर कभी खुद भी आप टेस्ट करने जाएंगे तो इन्हीं पैरामीटर्स की मदद से हम चेक कर रहे होंगे कि पानी को। लैब्स वगैरह में अक्सर होता है, वेस्ट वाटर एनालिसिस करते हैं, फार्मास्यूटिकल लैब हो गए या किसी भी और कंपनी हो गई जहाँ पर केमिकल्स बनते हैं, तो वहाँ चेक किया जाता है, एनालिसिस की जाती है पानी की, उसके बाद ही आगे भेजा जाता है। या पेप्सी वगैरह कंपनी होती है उसके अंदर भी, ठीक है। सो यहाँ तक मसला समझ में आ गया सबको? क्लियर है? आसान है? तो एंड के चैप्टर शायद पिछले वाले से भी ज़्यादा आसान है देखा जाए तो, मतलब जो पहले हम पढ़ चुके हैं तो उससे भी ज़्यादा इजी। एंड वाले, शुरू वाले ज़्यादा मुश्किल थे देखा जाए तो उसके मुकाबले, रिएक्शन वगैरह ये वो इसमें तो है ही नहीं। ग्रीन केमिस्ट्री, और ये मैंने एक एक लाइन पूरी किताब की लिख दी है इसके अंदर ना बेटा, इसके अंदर कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, चैप्टर ही छोटा है ना ये, तो इसलिए ख़त्म हो जा रहा है। मैं तो चाह भी रहा था अच्छा
कि मैं ना कराऊँ, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री मैंने बोला छोड़ दो यार इसको, लेकिन मैंने बोला इतना छोटा पहले ही चैप्टर है, इसमें से भी इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकाल देंगे तो बचेगा कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने सारे ही चैप्टर यहाँ पर लिख दिया पूरा। आपने 3 लेक्चर में देखा ये पूरा चैप्टर है, इसके अलावा कोई एक सवाल, कोई एक MCQ शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी इससे आगे से बाहर से नहीं बन सकता, ये 100%, क्योंकि मैंने सभी लिख दिया किताब की एक लाइन उठा के। तो ये पूरी किताब की एक लाइन आप पढ़ते जाएंगे तो सीक्वेंस के लिहाज से तो इतना ही है चैप्टर, ये इससे ज़्यादा ही नहीं। तो अब क्या पढ़ें इसके अलावा, उसके अंदर चैप्टर ही छोटा है, अब क्या कर सकते हैं। चलो ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालो तो समझ में आ रही है, इसमें सारी चीज़ें यही हैं। तो ईजी है इसका मतलब है, आखिरी के चैप्टर उससे इतना बनेगा नहीं, एक सवाल बना तो बना, नहीं तो नहीं बना, शुरू से बनेंगे जो भी सवाल बनेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो लास्ट 6 के बाद हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कल भी मैं आपको बता रहा था ना ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। तो अभी आपने तो 9 में पुरानी बुक पढ़ी थी, ओल्ड बुक पढ़ी थी, आपके अगले साल ही शायद 9 की बुक चेंज हो गई थी आपके जाने के बाद। आपने 9 की पुरानी बुक पढ़ी है ना, न्यू तो नहीं पढ़ी है, पुरानी आपके अगले साल चेंज हुई थी 9 की बुक। मैट्रिक भी आप जब निकले तो मैट्रिक चेंज हो गई थी, ओके। तो 9 की जो बुक थी ना बेटा, ये उसमें एक जो न्यू बुक आई है उसके अंदर केमिस्ट्री के एक न्यू ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया है। उस ब्रांच को हम लोगों ने नाम रखा है ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब न्यू केमिस्ट्री की ब्रांच डाली गई ग्रीन केमिस्ट्री। और ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं, मतलब 10-15 साल पहले ये ब्रांच जो है वजूद में है दुनिया में, बाकी ब्रांचें 100 साल पहले से चल रही हैं। तो ये ब्रांच बिल्कुल न्यू है, ग्रीन केमिस्ट्री, हरी केमिस्ट्री। अब ये हरी केमिस्ट्री क्या है, इसमें जड़ी बूटी को पढ़ते हैं, पौधे को पढ़ते हैं, साग पुदीना धनिया क्या पढ़ते हैं, हरा रंग कैसे बनाते हैं, ग्रीन कलर की केमिस्ट्री क्या होती है, हरा रंग, ये सब नहीं पढ़ते इसमें। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन कलर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन से बना यहाँ पर अर्थ फ्रेंडली, ज़मीन दोस्त है। जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो ज़मीन को ग्रीन बनाने की बात करते हैं, ज़मीन को बनाना चाहते हैं बेटर प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए एक बेहतर जगह, तो हम ग्रीन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन अर्थ, ग्रीन कॉन्सेप्ट, कि ग्रीन अर्थ के कॉन्सेप्ट पर कोई चीज़ बनी हुई है, मतलब ये चीज़ पॉल्यूशन कम से कम फैलाती है। अगर कहा जाए कि फ़लाँ चीज़ ग्रीन अर्थ या ग्रीन केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पर बनी है, इसके मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदा नहीं है, ठीक है। और लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं, मैंने बताया था, इन सारे प्रोजेक्ट से, इन सारी बातों से पूरी दुनिया इंस्पायर होती है। जितना ज़्यादा आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बात करोगे ना, मतलब पूरी दुनिया ज़्यादातर इन चीज़ों पर फोकस करती है ना, कि एक तो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पे और एक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पे। इंसान भले मार दो, टेंशन नहीं है, ठीक है। गाज़ा में आप मार दो, इंसान की टेंशन नहीं है उनको, हाँ, लेकिन जानवर नहीं मरे और पौधा नहीं मरे, इस पर तो ऐसा एकदम के पता कि एक बच्चा मर रहा होगा और एक अगर जानवर कुत्ते का बच्चा मर रहा होगा तो पहले वो डॉगी के बच्चे को बचाएंगे, इंसान के बच्चों को बाद में बचाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, तो वो उल्टा हिसाब उनका चलता है। तो बहुत ज़्यादा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये इन चीज़ों पे वो बड़ा फोकस करते हैं, ये एनिमल राइट्स पर और ये और एनवायरनमेंट राइट्स पर आप बोल दो तो एकदम बोलेंगे भाई बेहतरीन। और जहाँ आप इनके खिलाफ बात करो, एनिमल राइट्स के खिलाफ, और तो भाई आप चढ़ावा कर देंगे पूरा, आप वेस्टर्न कंट्री वाले आपके ऊपर। एनवायरनमेंट के खिलाफ बात कर दो, कभी आप कचरा फैला दो, ये वो, बंदा मारो टेंशन नहीं है, उसकी किलिंग कर दो, आप पूरी नस्ल मिटा दो गाज़ा से बच्चों की, उनको मसला नहीं है, इससे मसला है, लेकिन ठीक है, समझने वाले का इशारा काफ़ी है। तो ग्रीन केमिस्ट्री, तो ग्रीन केमिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the process that minimize or eliminate the use of hazardous chemicals। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है ऐसे तमाम प्रोसेस से जो मिनिमाइज करता है, कम करता है या ख़त्म कर देता है किसको, द यूज़ ऑफ हजार्डियस केमिकल को, मतलब ख़तरनाक केमिकल्स को। अक्सर ऐसा होता है कि हम डेंजरस केमिकल्स को यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, या इंडस्ट्री में डेंजरस केमिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदा होते हैं। उनको मिनिमाइज़ करना या उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना हजार्डियस केमिकल को, उसको ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, हाउ टू सस्टेन द एनवायरनमेंट, किस तरह से माहौल को बेहतर बनाना है और किस तरह से टॉक्सिक केमिकल्स, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, उनको कम करना है। तो ये हम ग्रीन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सिर्फ कॉज पे बात करता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बताते हैं कि भाई देखो ये केमिकल्स हैं और उनका ये इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पर। ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के केमिकल्स क्या क्या इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पर, बस। और कैसे हम उसको ख़त्म कर, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बस ये कहती है कि लाइक बस ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है, इसको कम कर दो, माहौल अच्छा हो जाएगा। लेकिन कम कैसे करेंगे? कम तो हो नहीं सकता, चूँकि सामान तो बनाना है, कंज्यूमर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ग्रीन केमिस्ट्री उसके अल्टरनेटिव्स पर बात कर रहा होता है
कि उसकी जगह पर हम दूसरी और कौन सी केमिकल इस्तेमाल कर लें कि एनवायरनमेंट बेहतर भी हो और प्रोडक्ट भी हमारा बन जाए। ये ग्रीन केमिस्ट्री है, ठीक है। अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करते हैं इसके अंदर हम लोग। तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है ये आजकल, और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है ग्रीन केमिस्ट्री की ब्रांच, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेजुएट्स जो लिए जाते हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से लिए जाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज से, जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल थकी हुई फील्ड कही जाती है उसको। सी ग्रेड डी ग्रेड में एडमिशन हो जाता है, 45% एडमिशन हो जाएगा इस पे, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पूरी दुनिया में आप बताओगे तो सलूट मारेंगे आपको। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, माहौल के बारे में, बेहतरीन आपसे ऊपर को है ही नहीं दुनिया में। और हमारे यहाँ बोलेगा फालतू क्या पढ़ लिया, माहौल क्या, माहौल तो ऐसे ही कचरा है, क्या करना है, ऐसी है ना। सही बात है, जैसे कंट्री वाइज होता है ना एक फील्ड, पाकिस्तान में इन्वायरमेंट केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा ही नहीं, क्या फ़ायदा पड़ गया। लेकिन वहाँ है तो वो लोग बड़े हाथों हाथ लेते हैं इन्वायरमेंट केमिस्ट्री को, भाई बेहतरीन फील्ड है। तो जिसको बाहर जाना होता है तो अक्सर लोग ये पढ़ भी रहे होते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में। तो वहाँ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह को इतना नहीं ऊपर समझा, इतना ऊपर इनको समझ लेते हैं इन्वायरमेंटल को, ठीक है। मैं ऐसे में बता रहा हूँ उनका ट्रेंड आजकल, चूँकि आजकल उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तमाम कॉन्फ्रेंसेस में, तमाम जगहों पर। तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में समझ गए ना मेरी बात। तो देयर आर 12 रूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री जब बनाई गई ना तो उसके 12 रूल या 12 असूल बनाए गए कि जिन पर दुनिया के तमाम इंडस्ट्रीज़ को, तमाम फैक्ट्रीज, तमाम कंपनीज़ को चलना है, ये 12 रूल्स पर। अच्छा रूल, अच्छा बुक में लिखा हुआ है देयर आर 12 रूल्स इन ग्रीन केमिस्ट्री ना, और रूल लिखे गए 11। ऊपर लिखा हुआ देयर आर जो है वो 12 रूल और रूल 11 लिखे हुए। तो एक रूल उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, तो वो मैंने नीचे लिख दिया है। इंटरनेट से जब वेबसाइट से उठाएंगे ना तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो टोटल 12, ये जो ग्रीन से मैंने लिखा ना ये बुक में नहीं है, तो कि 12 होगा कैसे फिर, ये तो 11 हो जाएगा। और लिखा हुआ भी ऊपर है देयर आर 12 रूल, लेकिन नीचे 11 आ रहा है, तो ये 12वां हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, ठीक है। और तो शायद पेज ख़त्म हो गया था या पता नहीं कुछ ऐसा था कि शायद उन्होंने नहीं आगे बढ़ाए, वो बजट आउट हो गया होगा, ठीक। तो हम 12 ही लिख देंगे, आपकी मर्जी, आप देखें 11 भी लिख लेना, बुक में ही नहीं लिखा, हम आप क्या कर सकते हैं। अगर सवाल आया तो क्या करेंगे, ये पूरा 12 लिख दो, आपके ऊपर। तो ग्रीन केमिस्ट्री के 12 रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या है इधर एक एक करके पढ़ लेते हैं, बस रीडिंग करनी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो अलग अलग मतलब वो पॉइंट्स बताते हैं किस तरह से एनवायरनमेंट को हम बेहतर बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या करना चाहिए, कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, मिलों को क्या क्या करना चाहिए। तो ये 12 असूल हैं, इन पर तमाम कंपनीज़ को चलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन कम से कम होगा दुनिया में और एनवायरनमेंट साफ़ होगा। पहला है प्रिवेंट वेस्ट, वेस्ट को प्रिवेंट करें, ठीक है। मतलब वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है वो कम से कम वेस्ट को निकाला जाए, मतलब वेस्ट डिस्कार्ड कम से कम करें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, वेस्ट यूज़ निकले ही ना। जैसे जो मैंने बताया कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अक्सर पानी जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको वापस घुमा के दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब अक्सर कंपनी अब तो डायरेक्टली इसी पर चलती है, वेस्ट वाटर को यूज़ करती है। अगरचे पीने के लिए नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है कि अगर वेस्ट वाटर है तो वो तो गंदा पानी है, लेकिन उसको ट्रीट करके फिर हम उसको हीट करके बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयलर्स में क्या होता है, हीट वगैरह कर रहे होते हैं हम डिफरेंट चीज़ों को, पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब फेंकने से बेहतर है कि पानी को नदी नालों में बहाने के बजाय, इससे पहले कि वो समंदर में, दरिया में जाकर मिले, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। तो वेस्ट को प्रिवेंट करें, है ना भाई। तभी तो 3R रूल आपने पढ़ा होगा, 3R रूल अक्सर चला होता है। 3R तो पता है ना भाई, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, पढ़ा होगा ना स्कूल में कभी। ऐसे करके ना, यूँ करके, फिर यूँ करके, 3 एरो ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके एक एरो ना 3 एरो बना होता है, जो साइकिल बन रहा होता है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल मतलब इस्तेमाल प्लास्टिक के ऊपर, अक्सर प्लास्टिक की चीज़ों पर लिखा होता है कि मतलब इसका इस्तेमाल कम से कम करें, दोबारा से यूज़ करें अगर इस्तेमाल कर लिया है तो, या तो अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो रिसाइकिल कर दें। रिसाइकलिंग कैंस होते हैं जो डिफरेंट होती है, उसमें आप उसको डस्टबिन में डाल दें ताकि उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ तो डस्टबिन एक ही होती है, सब जो भी कचरा जो डालना डाल दो। पूरी दुनिया में होती है ना कि रिसाइकलिंग की चीज़ें अलग डाली जाती है, प्लास्टिक की, और बाकी सॉलिड वेस्ट अलग डाला जाता है, वेट वेस्ट अलग डाला जाता है। हमारे एक ही डस्टबिन में सब डाला होता है, होता ही नहीं है ना, रोड पे ही चल रहा है। तो 3R इसको कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ठीक है। तो रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, दोबारा रिसाइकिल करें। दुनिया इस पर चलती है, अच्छा बहुत चलती है, ठीक है। तो वेस्ट को प्रिवेंट करें, कम से कम करें, ठीक है। बताइए आप, पूरी दुनिया ऐसी नहीं है जैसे हम पूरी दुनिया देखते हैं ना, लेकिन जैसा पाकिस्तान है, द होल वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक दिस ना। अक्सर आपने मूवीज़ में या फिर वीडियोस में देखा होगा कि सारी दुनिया पाकिस्तान जैसी तो नहीं है, डिफरेंट इन चीज़ों पे बड़ा काम करती है, एनवायरनमेंट को साफ़ रखती है। आप में से जो बच्चे बाहर आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से जाएंगे तो वो देखेंगे उन चीज़ों को
और लाजमी मैं कहता हूँ जाना चाहिए, कम से कम देखें और कंपेयर करें। अक्सर लोग जाने के बाद गुस्सा करते हैं, वहाँ जब चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री ना, फिर वो उनको बेहतर आंखें खोलते हैं, उनको पता लगता है यार हम कहाँ जी रहे थे और ये क्या चीज़ है, फिर वो कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर कि देखे हमारे उसमें क्या है और देखे आपके उसमें क्या। अक्सर लोग ऐसे वीडियो भी बना रहे होते हैं, तो एक डिफ्रेंशिएट्स करते हैं कि भाई देखो फ़र्क है। हाँ, सोशल सिस्टम की बात करें, इन चीज़ों की बात करें तो हम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं वो हमारे ज़्यादा हैं, मतलब बहुत मसाइल है। बाकी हाँ, घराने ख़ानदानी मसले जो हम जिस तरह से जी रहे हैं वो भी इसलिए चूँकि हम एक सिस्टम के तहत जीते हैं, बचपन से हमने एक माहौल देखा है, वो माहौल आपको बाहर जाके नहीं मिलता, सोशल सिस्टम का, कल्चर का। तो वो भी इंसान यूज़ टू हो ही जाता है राजनीति, तो कल साल 10 साल 15 साल में टाइम लगता है, इंसान हो जाता है, अचीव कर लेता है। जब अंग्रेज़ भी तो रह रहे हैं ना वहाँ पे इतने सालों से, तो वो भी तो कर लिए ना अपने आप को एडाप्ट, हम भी कर लेते। तो प्रिवेंट वेस्ट, वेस्ट को प्रिवेंट करें सबसे पहले। सेकंड क्या है, मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी, एटम इकोनॉमी को मैक्सिमाइज करें। अब एटम इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसका ताल्लुक एटम से कुछ भी नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वैसे एटम। एटम इकोनॉमी एक खास एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, कि स्टार्टिंग मटेरियल से हम मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर लें और बाय प्रोडक्ट हमारे पास कम से कम बने, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास कम से कम बने। ऐसे रिएक्शंस, ऐसे मेथड्स, ऐसे सिंथेसिस की जाए जिससे हमारे पास जितना रिएक्टेंट है 100% वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और जो चीज़ हमें चाहिए और वेस्ट मटेरियल कम से कम मिले। तो हम उसको कहते हैं एटम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, कि पूरा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है और कोई चीज़ वेस्ट नहीं जा रही है। इससे क्या होगा कि वेस्ट कम से कम निकलेगा। समझ गए बेटा, आसान बात है। इसको एटम इकोनॉमी कहा जाती है, टर्म है जो हम लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है डिज़ाइन लेस हैजार्डियस केमिकल सिंथेसिस, मतलब कुछ ऐसे केमिकल सिंथेसिस हम बनाए जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स कम यूज़ हो। मतलब क्या कह रहे हैं कि डोंट यूज़ टॉक्सिक केमिकल्स, मतलब जो भी आप केमिकल्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, रबर बना रहे हैं, कोशिश करें कि ऐसी सिंथेसिस, ऐसे प्रोसेस बनाए जिसके अंदर टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल ना हो रहे हो। सब नॉर्मल जो केमिकल्स होते हैं, नॉन टॉक्सिक केमिकल, उससे चीज़ें बन रही हों। और अगर आपको लगता है कि फ़लाँ चीज़ टॉक्सिक केमिकल से बन रही है तो उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढें कोई ना कोई, ताकि हज़ार्डियस केमिकल हम कम से कम इस्तेमाल करें। फोर्थ क्या है, फोर्थ रूल, डिज़ाइन सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट, डेवलप नॉन टॉक्सिक केमिकल्स। एक तो चीज़ क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें नॉन टॉक्सिक केमिकल्स को, और जो केमिकल्स बनाए भी इंडस्ट्री में वो नॉन टॉक्सिक हो, जहरीला ना हो, एनवायरनमेंट को ख़राब ना करता हो, वाटर को, एयर को पॉल्यूट ना करता हो। मतलब एक तो चीज़ जो इस्तेमाल करते हुए बनाए तो वो भी साफ, वो भी नॉन टॉक्सिक हो, और जो चीज़ बनाए वो भी नॉन टॉक्सिक हो, जो लोगों के हाथों तक पहुँचे, कंज्यूमर कस्टमर्स तक पहुँचे, तो वो भी नॉन टॉक्सिक हो। वरना जाहिर सी बात है वो भी इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन फैलेगा। पांचवा रूल क्या है, यूज़ सेफर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडीशन। सेफर सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करें। सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, जिसमें कुछ सॉलिड डिजॉल्व होता है, सॉल्यूशन बनता है। तो अक्सर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं टॉक्सिक, लाइक बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। टॉक्सिक चीज़ों में हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिजॉल्व कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक जैसे पहले ज़माने में यही किया जाता था कि हम लोग बेंजीन ले लेते थे, क्लोरोफॉर्म ले लेते थे और उसके अंदर क्या करते थे, चीज़ों को डिजॉल्व करते थे। अब बेहतर, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स आ चुके हैं जो टॉक्सिक नहीं होते, उनमें हम चीज़ों को डिजॉल्व कर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं फैलता, उसको अब डिस्कार्ड करना भी आसान होता है। तो सेफर सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, सेफर रिएक्शन कंडीशंस को यूज़ करें। छठा क्या, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, अपनी एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपने एनर्जी की कारकर्दगी को बढ़ाएं। रिएक्शन शुड बी डन एट आरटीपी। मीन्स क्या, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मीन्स कि आप जो भी प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं ना बेटा, वो कम से कम उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, कम से कम मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि आपने कोई रिएक्शन ऐसा उसमें तैयार करे जो बहुत हाईली एंडोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, तो 1000 डिग्री टेम्परेचर रीच कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा पेट्रोल को, कोयले को, या नेचुरल गैस को, या किसी और फ्यूल को जलाना पड़ेगा। और फ्यूल जलेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, एयर पॉल्यूटेंट होगा। तो क्यों ना कोई ऐसे रिएक्शंस किए जाए इंडस्ट्री के अंदर जो रूम टेम्परेचर पर होते हैं, आरटीपी। आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर पर हो जाए, जिसमें हमें हीट ही ना करना पड़े, फॉसिल फ्यूल जलानी ना पड़े, पेट्रोल जलानी ना पड़े, तो वो जलेगा ही नहीं। तो क्या होगा कि कोई धुआं नहीं निकलेगा एक्सेसिव। तो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा इस चीज़ में। इसके बाद समझ में आ रही है 6 पॉइंट, आसान इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, रूल जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में लिखें। 7th, यूज रिन्यूएबल फूड स्टॉक लिखा हुआ, सॉरी इट शुड बी फीड स्टॉक। यूज रीन्यूएबल फीड स्टॉक, वो फीड स्टॉक इस्तेमाल करें जो रिन्यू हो सके।
रिन्यूएबल हो। मतलब क्या, जैसे कि सच एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड डिप्लेटेबल सोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल। क्या कह रहे हैं कि भाई हम हमेशा क्या करें, हम लोग फीड स्टॉक का मतलब क्या होता है, फीड स्टॉक से स्टार्टिंग केमिकल से स्टार्टिंग मटेरियल्स वो इस्तेमाल किए जाएं जो रिन्यूएबल हो। ये सस्टेनेबल एनर्जी के लिहाज से बात की जा रही है उसके अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मैंने इसको इससे पहले अक्सर बताया आपको। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पर पेट्रोल वगैरह है बेटा, अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कि कुछ चीज़ जलानी है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे पेट्रोल से चीज़ें जलती हैं। पेट्रोल एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है। पेट्रोल फॉसिल फ्यूल से बनता है बेटा, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल से बनता है। फॉसिल फ्यूल से मुराद लाइक फॉसिल फ्यूल ही होता है, वो पेट्रोलियम से निकलता है। और ये एक डिप्लेटेबल एनर्जी सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है ना भाई, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, हमने पढ़ा था उसको चैप्टर 3 में। तो इससे बेहतर होगा और कि हम जो है वो क्या करें, कोई ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल हो, जैसे कि इथेनॉल। अब इथेनॉल भी जलता है, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल हासिल कैसे होता है, फर्मेंटेशन से हासिल होता है, स्टार्च वगैरह से, मतलब लाइक पौधों से, एग्रीकल्चर से, प्रोडक्ट से हासिल होता है। अब जब तक खेती बाड़ी होती रहेगी तब तक इथेनॉल बनता रहेगा। जितनी बार खेती बाड़ी करोगे उतनी बार इथेनॉल निकल जाएगा। आप 100 साल 1000 साल भी कर सकते हो ये काम। लेकिन पेट्रोल आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा ज़मीन के अंदर से। तो पेट्रोल जो है ना, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, डिप्लेटेबल है, जिनकी डिप्लेशन हो जाएगी। लेकिन जो इथेनॉल होता है ये रिन्यूएबल है, मतलब ख़त्म हो जाए दुनिया से, दोबारा खेत लगाओ दोबारा आ जाएगा। 1000 बार खेत लगाओ 1000 बार आ जाएगा। खेत लगाने में तो कुछ पाबंदी नहीं है ना भाई, अब 10 करोड़ बार लगा सकते हैं खेत एक ज़मीन पर। बात समझ में आ गई? तो ये रिन्यूएबल है। तो कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, रिन्यूएबल फीड स्टॉक का इस्तेमाल किया जाए। और ये होता तो क्या होगा, एनर्जी बचेगी हमारी। यूज कैटलिस्ट नॉट स्टैक्योमेट्रिक रिएजेंट्स, इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल टाइम्स। आपको पता है रिएक्शंस कराने होते हैं, तो रिएक्शंस कराने के लिए जो रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजनेशन करनी है, तो 2 तरह से की जा सकती है। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर सकते हैं या फिर नेसेंट हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हैं। पढ़ा था ना इसमें रिडक्शन जो हमने की थी। कैटलिस्ट से करने का हमेशा से फ़ायदा ये होता है कि कैटलिस्ट वेस्ट नहीं होता है। एक ही कैटलिस्ट आपने डाल दिया और वो बार बार यूज़ अप होता रहता है, वापस मिलता रहता है, रिकवर होता रहता है कैटलिस्ट आपका। तो कैटलिस्ट का ये बेनिफिट है कि ये फ़ायदा है। लेकिन अगर आप रिएजेंट्स इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो ज़ाया होता रहेगा। इससे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बजाय स्टैक्योमेट्रिक रिएजेंट्स के इस्तेमाल करने के हम क्या करें, हम लोग कैटलिस्ट को यूज़ करें। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, फर्दर आगे बढ़ाएगा, और ख़त्म भी नहीं होगा तो वेस्ट नहीं निकलेगा। तो इंडस्ट्रीज़ को चाहे कैटलिस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें बनिस्बत इसके कि वो रिएजेंट्स का इस्तेमाल करें, रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा। 9th क्या, डिज़ाइन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। ये भी आपको पता है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जिसे कहा जाता है, जिनको मिट्टी खाकर हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दे। मतलब जो चीज़ ज़मीन में मिलने के बाद डिकम्पोज हो जाए उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। चूँकि ज़मीन के अंदर बहुत सारे डिकम्पोज करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को खा पी के ख़त्म कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जितना भी हमारा होता है, जैसे शॉपिंग बैग्स की बात करते हैं। अब शॉपिंग बैग्स में कहा जाता है पेपर बैग्स का इस्तेमाल करने कहा जाता है कि पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें। चूँकि पेपर्स क्या होते हैं बेटा, पेपर होते हैं बायोडिग्रेडेबल। अगर पेपर को, कागज़ से बने हुए थैले को आप ज़मीन में दफना दोगे और 1 साल बाद देखोगे तो वहाँ से गायब हो चुका होगा, बैक्टीरिया खा पी के उसको हजम कर चुके होंगे, और वो मतलब वो एक एनवायरनमेंट का पार्ट बन गया होगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स होती हैं, आप उसको दबा दो, उसको आप 50 साल के बाद भी निकालोगे तो वैसे निकल जाएगा। ऐसे ही है ना भाई। तो क्यों, चुके अब ये क्या होगा कि ये नुकसान करेगा, फिर उस सूरत में गंदगी फैलाएगा, एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा, बहुत सारी चीज़ें करता है ना भी ये। तो इस वजह से कहा जाता है कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। वो तमाम प्रोडक्ट बनाए जाएँ, वो तमाम प्रोडक्ट बनाए जाए इंडस्ट्री के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिनको अगर मिट्टी में दफना दिया जाए या मिट्टी में जाकर मिल जाए तो उसके बाद डिकम्पोज हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन ये प्लास्टिक्स वगैरह जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा से नुकसान करता है इन्वायरमेंट को। सही है, मसला बात समझ में आ गई। नंबर 10, एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। रियल टाइम में एनालाइज करें ताकि पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। रियल टाइम एनालिसिस कंपनीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर की जाती हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर के कंट्रोल रूम कहलाता है ना, वो सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, रियल में तो शायद कभी नहीं गए होंगे आप। कंट्रोल रूम्स कहलाते हैं। कंट्रोल रूम्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री होती है ना, अब जितने भी अपरेटस लगे हुए हैं, जितने भी उसके अंदर इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं ना, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ना एक स्क्रीन लगी होती है सामने, बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे होते हैं, सामने कीबोर्ड होता है, बंदे बैठे होते हैं उसमें, और सब कुछ उसी से कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, तो ये तो वो, कैमरे, CCTV सब कुछ लगा। देखा है कभी ऐसा?
तो उसमें पूरा सब कुछ टेम्परेचर वगैरह सब आ रहा होता है सामने। तो ये पूरा कंट्रोल रूम कहलाता है और वहाँ से वो पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, 24 घंटा वहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होता है उस रूम के अंदर। वो शिफ्टिंग लगी होती है, नाइट की अलग, डे की अलग, 24 घंटे की शिफ्ट होती है, ABC 3 शिफ्टें चल रही होती हैं। तो वो 24 घंटे मॉनिटर कर रहे होते हैं उस पूरे प्रोसेस को कि कहीं कोई चीज़ स्पिल तो नहीं कर रही, कुछ लीकेज तो नहीं हो रही, कहीं वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा, गैस ज़्यादा तो नहीं निकल रही है। इससे क्या होता है कि पोल्यूशन कॉज होता है ना भाई। जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम एक मूवी रेलवे मैन जो मैं बता रहा था कि देखना जाकर घर पे था, रेलवे मैन। तो उसमें जो गैस थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट, तो उस गैस के अंदर जो स्पिल की थी, भोपाल डिजास्टर भी मैंने जो हुआ था ना, तो उसमें गैस स्पिल कर गई तो वो इसी वजह से हुआ था कि लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी। लोग अपने अपने काम में मगन थे और कंट्रोल रूम में कोई था नहीं, कोई देख नहीं रहा था, और रात का टाइम था, लोग सो भी रहे थे। तो क्या हुआ था, आहिस्ता से करके वो स्पिल हुआ, किसी को पता भी नहीं लगा और हज़ारों लोगों की जान चली गई उसके अंदर। उसकी मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर वक्त एट अ टाइम, कि 24 घंटे लोग उसको देखते रहें। कैसे, चूँकि ये तो उनको टाइम बॉम्ब की तरह होता है ना, ये जितने भी केमिकल प्लांट्स होते हैं टाइम बॉम्ब होते हैं, कभी भी फट जाएंगे, कुछ पता नहीं। जहाँ थोड़ा सा प्रेशर 1 ATM से 1.5 ATM में दम ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब बहुत खतरे की घंटी होती है जिसको हम कहते हैं ना, कि लाइक जब आप केमिकल प्लांट्स में वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोसीजर्स को अपनाना पड़ता है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग उसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब 24 घंटे मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने, और डेडिकेटेड इंजीनियर होता है, इनका काम यही होता है उसके अंदर बैठना। उनका काम जा कर नहीं जाएगा, कोई और बंदा करेगा। वो देखेंगे कहीं मसला आ रहा है, वो कॉल कर देंगे वहाँ कंसर्न बंदे को, मैं देखो फला तुम्हारे चेंबर इसमें टेम्परेचर इतना हो रहा है, सही करो उसको। निकल के बाहर खुद नहीं करेंगे जाकर उसको, काम ही उसका भाई है। फिर दूसरे चैम्बर को देखना, दूसरे, यही होता है तमाम कंपनी में, दुनिया में बड़ी कंपनीज होती हैं, जाहिर सी बात है वो पूरी टाइम बॉम्ब है। और अगर ब्लास्ट करके से खुद ब्लास्ट नहीं होंगी, आसपास के सारी कंपनी को ब्लास्ट करेंगी, पूरा इलाका तबाह हो जाएगा, अरबों खरबों का नुकसान, हज़ारों जाने अलग ज़ाया होंगी। इसलिए ये सब बड़ा चेक करना पड़ता है, बड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है इसके अंदर। जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे कभी तो आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्या, 11th क्या, मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट्स। वही जो मैंने बताया कि एक्सीडेंट्स के पोटेंशियल को मिनिमाइज किया जाए, कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। और इसके लिए ISO सर्टिफिकेशन भी होती है। मतलब ISO सुना होगा ना, मैंने बताया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ISO 9002 9001 सुना है। तो ISO का काम क्या होता है कि वो हर कंपनी को क्या करती है, वो कराती है, रिकॉग्नाइज करती है, एग्रीडेट करती है। और ख़ासतौर पे वो चेक करती है, ISO क्या चेक करती है, सेफ्टी रूल्स को चेक करती है। और वो कहते हैं एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, किसी भी लेबर का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। फिर वो पूरे घंटे काउंट होते हैं कि 1000 घंटे, 2000 घंटे, 10,000 घंटे। अगर कोई 10,000 आवर्स कोई कंपनी कंप्लीट कर लेती है विदाउट अ सिंगल एक्सीडेंट, तो उसको शील्ड दिए जाते हैं, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और सर्टिफिकेट से क्या होता है, सारी दुनिया वाले उससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जब अमेरिका को कोई बंदा, मैंने बताया ना, पाकिस्तान से जब कोई चीज़ मंगवाएगा, और मतलब अमेरिका को कोई बड़ा कोई डीलर है, वो पाकिस्तान की कंपनी से उसको चीज़ मंगवानी है, तो वो सबसे पहले बोलेगा ऐसे सर्टिफिकेट भेजिए अपना, ISO नंबर बताइए अपना, आपका सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। नहीं है तो कभी आपसे काम नहीं कराएंगे, जबकि करोड़ों रुपए का काम कराएंगे आपसे वो, लेकिन वो देंगे उसी को जिसको सर्टिफिकेट पूरा होगा। इसलिए क्या होता है, जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं वो लोकल काम कर रहे होते हैं, सिर्फ आगे पीछे। इंटरनेशनल वर्क एक्सपोर्ट हर कोई नहीं कर सकता है, ISO सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो वो, और ISO सर्टिफिकेशन मिलती कैसे, आपके पास एक्सीडेंट्स कम से कम होने चाहिए आपकी कंपनी में, कि 10,000 घंटे, 20,000 घंटे आपने बिना एक्सीडेंट के गुजारो, एक भी लेबर की उंगली ना कटी हो, हाथ ना कटा हो, या उसकी हड्डी ना टूटी हो, फ्रैक्चर ना हो, गिरा ना हो कहीं से हो। तो इसके लिए बड़ी कंपनी में सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं देखते हुए। कुछ सेफ्टी इंजीनियर्स हो जिनका काम ही यही होता है, वो चेक करते हैं कि उनका काम ये है कि वो सबको देखते हैं, गूगल्स लगाया, दस्ताना पहने की, बूट पहना है कि नहीं, सारे प्रॉपर अपैरल के साथ है कि नहीं है, स्टेयर केस इस्तेमाल करें उसका तरीका क्या है। मतलब एक एक चीज़ सिखाई जाती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी करके रख दिया। और जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है पूरा तरीका है, सीढ़ी ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है, सीढ़ी नीचे एक बंदा खड़ा रहे, ऐसे सेफ्टी प्रोटोकॉल जाए, ताकि 0% चांस हो कि वो बंदा गिरे और उसको चोट लगे। और अगर खुदा न खासा वो बंदा नहीं कर रहा है तो लेबर को भी एक अलग फिर फाइन उसको लगता है, शो कॉज नोटिस आता है कि तुमने ये सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया, उसकी सैलरी कटती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक्सीडेंट्स के बिना ज़रूरी होता है कि ना टाइम को गुजारा जाए। तो स्क्रीन केमिस्ट्री के अंदर ये भी चीज़ आती है। और जो 12वां टाइप है रिड्यूस डेरिवेटिव्स, तो ये नहीं था बुक के अंदर, शायद ये मुश्किल भी था, शायद इस वजह से नहीं लिखा, आई डोंट नो व्हाई। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, यूज एंजाइम्स टू रिड्यूस डेरिवेटिव्स। चलो इसको आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, 12वां रूल क्या होता है। 12th रूल ये होता है लाइक डेरिवेटिव्स किससे कहते हैं। तो डेरिवेटिव जो है ना लाइक उसमें होता है, लाइक मैथमेटिक्स के अंदर होता है डिफरेंशिएशन d/dx, तो ये डेरिवेटिव होती है। केमिस्ट्री के अंदर डेरिवेटिव हम किससे कहते हैं, लाइक जब कोई केमिकल है ना, मिसाल के तौर पे कोई कंपाउंड है, अब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं कर रहा, तो हम उस कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर रिएक्शन करवाते हैं।
ठीक है, तो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं उसके डेरिवेटिव तैयार हो गए, फिर डेरिवेटिव से रिएक्शन कराया जाता है। इससे क्या होता है, पहले एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बनाने के लिए अलग रिएक्शन कराना पड़ता है, फिर उसके बाद अलग रिएक्शन कराना पड़ता है, मल्टीपल रिएक्शंस कराने पड़ते हैं, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा निकलता है। तो वही कहते हैं कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ही रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट हमारा बन जाए ताकि वेस्ट कम से कम हो। तो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। उसके लिए क्या एंजाइम्स वगैरह यूज़ होते हैं, बताया था बायोकैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे रिएक्शंस को फिजिबल बना देते हैं जो बिना डेरिवेटिव्स के मुमकिन नहीं होता, तो वो डेरिवेटिव्स के बिना ही रिएक्शन हो जाता है। तो टोटल ये ग्रीन केमिस्ट्री जो है ना, उसके मैंने क्या बताया बेटा, 12 रूल्स हैं, 12 रूल्स हैं जिस पर चलते हैं। तो सबसे पहला मैं रिपीट कर देता हूँ कि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस करें, दूसरा एटम इकोनॉमी को मैक्सिमाइज करें, 100% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तीसरा केमिकल्स को बनाने के लिए टॉक्सिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, चौथा कंज्यूमर के लिए टॉक्सिक प्रोडक्ट ना बनाएं, पांचवा जो सॉल्वेंट यूज़ करें वो हार्मलेस सॉल्वेंट यूज़ करें, छठा एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ऐसा रिएक्शन करवाएं जो कि रूम टेम्परेचर पे होता हो। इसी तरह से सातवां रिन्यूएबल फीड स्टॉक इस्तेमाल करें जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आठवां कैटलिस्ट को इस्तेमाल करें, रिएजेंट्स को इस्तेमाल ना करें, कैटलिस्ट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, वेस्ट कम निकलेगा। नवा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को बनाएं कि अगर वो चीज़ ज़मीन में दब जाए तो वो डिकम्पोज हो जाए। 10वां रियल टाइम में मॉनिटरिंग करें ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। 11वां एक्सीडेंट्स के पोटेंशियल एक्सीडेंट्स को कम से कम करें इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और 12वां डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कम करें, कोशिश ये करें कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, बीच में स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री के 12 रूल्स थे और ये चैप्टर हमारा क्लोज